पार्ट 2 ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, बहुत ही अच्छा वीडियो बना है, उसको जरूर देख लेना। पार्ट 2 आज स्टार्ट करेंगे और इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसको डिटेल में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना आपको, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिलते रहे और दूसरों तक भी वीडियो जो वो पहुंचती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पर जाने से पहले 3 कंसेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए और वो 3 कंसेप्ट्स है टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट का क्या मतलब है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोडक्शन दैट इज डन बाय द प्रोड्यूसर विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स अलोंग विद फिक्स्ड फैक्टर। तो बेसिकली है क्या? इट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट्स, दैट मींस ऑल द प्रोड्यूसर्स, by variable factors along with the fixed factors। तो at the end of the day हमने ये देखा था कि जब हम किसी भी fixed factor that is machine और variable factor that is labor या और भी एग्जाम्पल जो हो सकती है, अगर हम उनकी हेल्प से जितना भी टोटल प्रोडक्शन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज टोटल प्रोडक्ट। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एक तो हो सकता है एवरेज प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी और टोटल प्रोडक्ट कैन आल्सो बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये 2 फॉर्मूले हमारे पास जो है वो टोटल प्रोडक्ट के होते हैं। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड। टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है जब हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर का यूज कर रहे हैं। Now it refers to change in TP when an additional unit of variable factor is used। और ध्यान रखो fixed factor will remain constant। हम fixed factor क्यों constant कर रहे हैं? Because हमने पहली वीडियो में भी करा था कि जो हम स्टडी करने वाले हैं वो शॉर्ट रन टाइम बेसिस पे करने वाले हैं, लॉन्ग रन टाइम बेसिस पे नहीं करने वाले, इसलिए इस टाइम पे हम फिक्स फैक्टर को क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। अब एमपी के फॉर्मूला की बात करें तो एमपी का फॉर्मूला होता है आपका टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। इन फॉर्मूलाज को नोट जरूर कर लेना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले टॉपिक्स में ये यूजफुल रहेंगे। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है दैट इज एमपी इज इक्वल टू डेल्टा टीपी ओवर डेल्टा लेबर। तो ये 2 फॉर्मूलाज जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट पे बेस्ड है। इसको और आसानी से समझना तो इसका टेबल करेंगे तो टेबल से आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब है इट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, कि एक यूनिट ऑफ वेरिएबल मतलब एक अगर मैं वेरिएबल फैक्टर का यूज करूं तो उससे कितनी आउटपुट मेरी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज एवरेज। या फिर इसका एक और डेफिनेशन बहुत आसान सा बन सकता है। वो डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड लेबर। यही फॉर्मूला है इसका और यही डेफिनेशन बना लो, ठीक है। अब इसको अगर और आसानी से समझना है तो हम एक टेबल करेंगे, एक ही टेबल कराऊंगा और यही टेबल हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी यूज कर लेंगे। तो हमारे पास फैक्टर्स हैं 2, लैंड जो क्या होती है? फिक्स्ड फैक्टर, लेबर ये क्या है? वेरिएबल फैक्टर। तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि शॉर्ट रन में जो फिक्स्ड फैक्टर है, फिक्स्ड फैक्टर क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, राइट। तो लैंड यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1 1 1 1 1 1 1 1। सो 8 टाइम 1 आ गया। लेबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स आ गया हमारे पास। अब उसके बाद टीपी 2 5 9 12 14 15 15 एंड 14। आपको एक ना एक चीज तो याद करनी पड़ेगी, या टीपी याद कर लो या एमपी याद कर लो या फिर एपी याद कर लो। टीपी याद करना, एमपी याद करना कंपैरेटिवली एपी याद करने के क्या है? ज्यादा इजी है। अब टीपी तो निकल गया हमारा, टीपी तो हमने लिख लिया। उसके बाद देखो एमपी। एमपी कैसे आएगा? एमपी का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था? टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। आसानी से समझे
तो नीचे वाले टीपी से ऊपर वाला टीपी क्या करते जाओ, माइनस करते जाओ। अब ये नीचे टीपी कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, 2 के ऊपर कौन सा वैल्यू होगा, 0, और 2 से ऊपर अगर 0 है तो यहाँ पे एमपी का वैल्यू मेरे पास क्या निकल आएगा, 2। अब देखो 5 और ऊपर कितना है 2, तो 5 - 2 विल बी 3, 9 - 5 विल बी 4, 12 - 9 विल बी 3, उसके बाद 2, 1, 0 एंड -1। तो ये वैल्यू जो है मेरी वो किससे निकल जाएगी, टीपी की हेल्प से मैं आसानी से ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट। अब मेरे को फाइनली क्या निकालना है, एपी चाहिए। एपी का फॉर्मूला क्या था, टीपी अपॉन लेबर। अगर मैं टीपी को लेबर से डिवाइड कर दूं तो मेरा एपी निकल आएगा। ओके, सो 2/1 2, 5/2 2.5, 9/3 ये आ जाएगा 3, 12/4 ये भी आ जाएगा 3, उसके बाद 14/5 ये आ जाएगा 2.8, 15/6 ये आ जाएगा 2.5, 15/7 ये आएगा आपका 2.14 एंड 14/8 ये आ जाएगा आपके पास 1.75। इजी। तो ये हमारा बन गया। अब डेफिनेशन से समझते हैं, टीपी क्या है, इट इज टोटल प्रोडक्ट दैट इज डन बाय ऑल द यूनिट्स एंड द सिंगल प्रोड्यूसर, बिकॉज माइक्रो की बात कर रहे हैं, दैट इज डन बाय द प्रोड्यूसर विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर अलॉन्ग विद फिक्स फैक्टर। मतलब जब एक लैंड और एक लेबर यूज कर रहे हैं तो कितना टोटल प्रोडक्ट आ रहा है, 2, एक लैंड और 2 लेबर यूज कर रहे हैं तो 5, 1 और 3 9, इस तरह से टीपी बन गया। नेक्स्ट होता है आपका एमपी। एमपी इज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड वेयरएज फिक्स फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अब एमपी में क्या है, पहला लेबर यूज करने से मेरा एमपी कितना था 2, पर जैसे ही मैंने लेबर में एडिशन किया तो उससे मेरा टोटल प्रोडक्ट देखो 2 से कहां तक पहुंच गया, 3 तक 5 तक पहुंच गया। कितना एडिशन हुआ उसमें, फर्दर 3 का, तो 3 क्या हो गया मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट, और इसी तरह से मैं फर्दर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो निकाल सकता हूं। फिर आता है मेरे पास एवरेज प्रोडक्ट। अब एवरेज प्रोडक्ट तो सिंपल है, टीपी को लेबर से डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट प्रोडक्शन होगी वेरिएबल फैक्टर की। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे, और इसी तरह से हम अपने न्यूमेरिकल्स भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नाउ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, इसका डेफिनेशन देखो। नाउ दिस लॉ स्टेट्स एज वी कीप ऑन यूजिंग मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर अलॉन्ग विद फिक्स फैक्टर, जब हम फिक्स फैक्टर के साथ साथ वेरिएबल फैक्टर का यूज करते हैं तो इनिशियली आवर एमपी विल इंक्रीज। तो हमारा एमपी पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा, और साथ में जो टीपी हो वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। देन एमपी विल डिक्रीज but still remain positive and TP will increase at a diminishing rate, and then MP becomes 0, TP becomes constant and becomes maximum, and when MP becomes negative TP starts declining। अब वही चीज इसमें यहाँ पे लिखी हुई है, क्या है, जब ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज किए जाते हैं अलॉन्ग विद फिक्स फैक्टर, इनिशियली MP विल इंक्रीज, MP जब बढ़ेगा तो TP इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, जब एमपी डिक्लाइन करेगा तो टीपी बढ़ेगा जरूर, बट कौन से रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे, बट शर्त यह है कि एमपी आपका डिक्लाइन होते होते पॉजिटिव रहना चाहिए। देन एमपी बिकम 0, यहां पे टीपी स्टॉप कर जाएगा इंक्रीज करना, कांस्टेंट हो जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा। व्हेन एमपी बिकम्स, यहां पे नेगेटिव आएगा, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। एमपी जब नेगेटिव हो जाएगा तो टीपी क्या करेगा, फॉल करना शुरू करेगा। और ज्यादा इजिली समझना है तो ये इजी कैसे समझ होगा हमारे लिए, जब हम टेबल करेंगे तो टेबल से और ज्यादा इजी हो जाएगा। असम्पशन क्या है, ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजेनियस। सारे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर के वो क्या रहेंगे, होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब सेम तरह के यूनिट्स रहेंगे, दैट मींस उनकी कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी सभी की क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। 1 से लेकर 8 तक जितने भी लेबर थे वो सेम टू सेम रहेंगे। एंड टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। व्हाई टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, भाई शॉर्ट रन में हम टेक्नोलॉजी नहीं चेंज कर सकते, शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी नहीं चेंज की जा सकती। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो 5G है उसका ट्रायल कब आया था पूरी दुनिया में, 2019 में। 6G का ट्रायल कब आने की चांसेस हैं, 2030 के अराउंड आने के चांसेस हैं, 2028, 29, 30 के अराउंड। मतलब कोई भी कंट्री जब भी जल्दी ट्रायल कर सकता है। तो कितना टाइम लगता है किसी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव होने के लिए, तो इतना अगर टाइम लग रहा है तो दैट मीन्स इट इज वेरी क्लियर कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहने वाला है, बिकॉज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन पे बेस्ड है, राइट।
इसका टेबल देखते हैं। तो वही टेबल को मैंने फिर से क्या कर दिया, रेप्लिका कर दिया, जो हमने वहां पे लिखा था। मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर यूज्ड अलोंग विद फिक्स्ड फैक्टर्स। तो यहां पे मैंने 3 स्टेजेस बना रहा हूं, यहां पे ये स्टेजेस होगी। तो ये स्टेज नंबर 1 ये होगी आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज नंबर 2 डिमिनिशिंग स्लैश कांस्टेंट रिटर्न, एंड स्टेज नंबर 3 नेगेटिव रिटर्न। तो ये 3 स्टेजेस हमारे पास जो है वो बन गई। अब क्या डेफिनेशन में क्या करा था, दोबारा देखते हैं डेफिनेशन। लाओ, this law states when we keep on combining more and more units of variable factor along with fixed factor, initially marginal product will increase and TP will increase at an increasing rate। तो पहले देखो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट पहले कितना है 2, फिर कितना है 3, फिर कितना है 4। तो बताओ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। और कौन से रेट पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे। 2 से कहां पहुंचा 5 पे, तो कितने ऐड हुए 3। 5 से कहां पहुंचा 9 पे, तो कितने ऐड हुए 4। तो एमपी भी बढ़ा है और टीपी भी बढ़ा है। तो टीपी कौन से रेट पे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। उसके बाद देन एमपी विल डिक्रीज बट स्टिल रिमेन पॉजिटिव एंड टीपी विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। टीपी बढ़ेगा अब भी, फिर भी किस रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे। ये देखो 9 से 12 पहुंचा बट कितने पे ऐड हुए 3 ऐड हुए। 12 से 14 पहुंचा कितने ऐड हुए 2 ऐड हुए। 14 से 15 पहुंचा कितने ऐड हुए 1 ऐड हुआ। तो बढ़ रहा है यहां पे भी टीपी, बट कौन से रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे। एंड देन जब एमपी आपका 0 हो गया तो आपका टीपी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बराबर। अब कितना बड़ा मेरे को बताओ यार, यहां पे 0। और इस सिनेरियो पे जब एमपी आपका 0 होता है तो टीपी आपका क्या आ जाता है, मैक्सिमम आ जाता है। एमपी जब 0 होगा टीपी आपका क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। एंड देन फाइनली व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव, जब एमपी नेगेटिव हो गया तो टीपी जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब यहां पे 15 से -1 हो गया तो वो 14 रह गया। तो ये पूरा का पूरा डेफिनेशन जो है उसमें सम अप कर दिया हमने टेबल से। टेबल आ गया, 3 स्टेजेस पता लग गई, तो आपका डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। और इन स्टेजेस को हम, अब इस स्टेज को कहते हैं स्टेज 1, इस स्टेज को कहते हैं स्टेज 2, और इस स्टेज को क्या कहा जाता है, स्टेज 3। और स्टेज 1 इज योर इंक्रीजिंग रिटर्न। अब इंक्रीजिंग रिटर्न में आपने क्या लिखना होता है, आपका एमपी जो है वो बढ़ रहा है और आपका टीपी भी जो है वो बढ़ रहा है। कौन से रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। आप चेक कर सकते हो, एमपी बढ़ रहा है, टीपी भी बढ़ रहा है, कौन से रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, सेकेंड स्टेज पे आपका एमपी जो है वो कम हो रहा है। एमपी आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और टीपी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टीपी आपका बढ़ रहा है, बट कौन से रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। तो ये स्टेज 2 हो गया। अगर आपने इसका डिस्क्रिप्शन भी देना, आपने ऑब्जर्वेशन देना है इसका टेबल का, तो आप इजीली ऑब्जर्वेशन दे सकते हो। साथ में ये भी मेंशन कर दोगे कि यहाँ पे आपका एमपी क्या हो जाएगा 0, तो टीपी क्या बन रहा है, मैक्सिमम बन रहा है। और स्टेज 3 में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एमपी आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया डिक्लाइन होके, और आपका टीपी भी क्या होना शुरू हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो ये तीनों की तीनों कहानियां आप इस टेबल से क्या कर सकते हो, इजीली कनेक्ट कर सकते हो। होपफुली आपको यहां तक जो है वो क्लियर हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया टेबल और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे लेबर है, ये इमेज कांट भी डिस्प्ले, तो ये हम क्या मानेंगे, ये क्या है, आपकी लैंड है। तो चाहे 1 लगा दो, चाहे 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, 5, 6, 7, 8। पर ऐसा क्यों होता है कि पहले इंक्रीजिंग रिटर्न आते हैं, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न आते हैं और फिर नेगेटिव रिटर्न आते हैं? ऐसा क्यों? इसके रीजंस मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि क्या रीजंस है, क्योंकि साथ में कनेक्ट करेगा टॉपिक। उससे पहले हमें इसका डायग्राम देखना है।
तो ये वो स्टेजेस वाला कंसेप्ट था, वहीं पे करा दिया। डायग्राम देखते हैं। तो वी हैव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये जो वाई एक्सिस है, यहां पे मैं बना रहा हूं एमपी और यहां पे बना रहा हूं मैं टीपी। एक्स पे आपके आएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स और यहां पे भी एक्स पे आपके क्या आएंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, अब मैं 3 मार्किंग कर लेता हूं। 3rd यूनिट, उसके बाद 7th यूनिट, ओके, और नीचे भी सेम टू सेम 3rd यूनिट और 7th यूनिट। तो पहले अगर मैं टीपी बनाऊं तो टीपी विल बी लाइक दिस। इसका फॉर्मेशन इस तरह से होगा। ये लाइनिंग पहले आप ऊपर तक ले जाओ। बहुत बेकार है मेरी ड्राइंग, इसको मैनेज करना। कंसेप्ट आपको समझ लग जाएगा। ओके, तो यहां से शुरू किया हमने इस तरह से। तो टीपी हमारा इट विल मूव लाइक दिस, इस तरह से आपका बन जाएगा। ओके, तो यहां पे आपका आ जाएगा, ये जो रिटर्न है वो सारे क्या बनेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न। यहां पे आपके रिटर्न होंगे डिमिनिशिंग रिटर्न और इस स्टेज पे आपका कौन सा रिटर्न आएगा, नेगेटिव रिटर्न। तो ये आपका क्या बन गया, टीपी बन गया। इस पॉइंट को कहा जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, ये बहुत जरूरी है समझना। एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपका जो टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना बंद हो जाए, उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। जैसे देखो 2 से 5, 3 का इंक्रीमेंट हुआ, 5 से 9, 4 का इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद 9 से 12 तक आते आते 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहां पे इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होना जो टीपी है वो बंद कर देता है, राइट। फिर डिमिनिशिंग रिटर्न, इस पॉइंट पे 7th यूनिट पे आपका टीपी क्या है, मैक्सिमम है। उसी तरह अगर हम एमपी की बात करें तो आपका एमपी इट विल बी लाइक दिस एंड देन फाइनली नेगेटिव पे चला जाएगा। तो ये तो वो हो गया 3rd यूनिट पे। यहां पे आपका एमपी क्या हो जाएगा, 0। और जहां पे आपका एमपी 0 होता है, अगर आप इस पॉइंट को मिला दो, इसको मिलाओ, तो यहां पे आपका टीपी भी क्या बनेगा, मैक्सिमम, जो कि हमने टेबल पे पढ़ा था। और यहां पे आपके नेगेटिव रिटर्न है तो यहां पे एमपी भी क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये डायग्राम जो आप लोग बना सकते हो और इसका इजीली एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। वी हैव इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड देन वी हैव नेगेटिव रिटर्न्स, राइट। तो ये हो गया हमारा डायग्राम वाला पोर्शन। अब उसके बाद नाउ कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव रिटर्न। हमें कारण भी पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों आता है, नेगेटिव रिटर्न क्यों आता है, डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों आता है। वो भी बहुत आसान सा कंसेप्ट है। तो उसको ना हम एक रियलिस्टिक एग्जांपल से करते हैं, स्मार्ट बोर्ड के एग्जांपल से करते हैं। ओके, अब इंक्रीजिंग रिटर्न कैसे आएंगे। मान लो मैं अकेला एक फैक्टर हूं, वेरिएबल फैक्टर हूं मैं, और मैं अपने स्मार्ट बोर्ड पे काम कर रहा हूं, राइट। अगर मैं अकेला अपने स्मार्ट बोर्ड पे काम कर रहा हूं तो मैं जब चाहे मर्जी अपने स्मार्ट बोर्ड पे काम कर सकता हूं। इट विल लीड टू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। मैं डेली के 1-2 वीडियोस अपलोड कर सकता हूं, मैं इजीली यूटिलाइज कर सकता हूं। मेरा जब टाइम मिलेगा मैं उसको बहुत ढंग से यूटिलाइज करके अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली काम कर सकता हूं। देन स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अब मान लो सपोज मेरे साथ 2-3 टीचर्स और जुड़ गए, हमने एड ऑन करना शुरू कर दिया वेरिएबल फैक्टर्स को। एक मान लो साइंस के टीचर आ गए, एक मान लो मैथ के टीचर आ गए, और कॉमर्स जो है वो मैं करा रहा हूं। अब पहले कौन कितने फैक्टर थे, सिर्फ मैं था। अब उसके बाद दूसरे भी जुड़े और तीसरे भी जुड़े। अब ये तो है नहीं कि मैं सारा दिन यहाँ पे वीडियोस बना सकता हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है बहुत लंबी वीडियोस बनाना। हाँ, जब एग्जाम पर्सपेक्टिव होता है, एग्जाम पॉइंट का टाइम आता है, तो बहुत लंबी वीडियोस बन जाते हैं, बट नॉट ऑन द रेगुलर बेसिस, बिकॉज कंटेंट मेकिंग में बहुत सारा टाइम लगेगा ही लगेगा। अब
फिक्स फैक्टर हमारे पास अभी भी सेम है, एक ही है, बोर्ड अभी भी एक है, बट हमारे पास टीचर कितने आगे, एक साइंस के आगे और एक मैथ्स के आगे। अब साइंस के टीचर भी अपना कंटेंट जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन आ गई, डिवीजन ऑफ लेबर आ गई क्योंकि वो साइंस का कंटेंट बना सकते हैं, और मैथ के टीचर जो है वो अपना मैथ का कंटेंट बना सकते हैं, तो वहां पे भी डिवीजन आ गई। जब मैं कॉमर्स करा रहा हूँ, एक टीचर साइंस करा रहा है, तीसरा टीचर मैथ करा रहा है, या एक टीचर आके इंग्लिश करा रहा है, तो वी हैव अ डिवीजन ऑफ लेबर। हम अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, हम अपने अपने काम को स्पेशलाइज तरीके से कर रहे हैं, तो हमारे रिटर्न्स भी क्या आएंगे, इंक्रीजिंग। देन बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, इंक्रीजिंग रिटर्न जब आते हैं ना, तो वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे इस बोर्ड पे करा रहा हूं तो मेरा कोऑर्डिनेशन इस बोर्ड के साथ अच्छा है। अगर हम लिमिटेड नंबर ऑफ टीचर्स हैं तो अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंगली हम अपना काम जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। फिर आ जाओ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब डिमिनिशिंग रिटर्न कब आने शुरू हुए थे, जब 1 2 3 लेबर के बाद हमने चौथा लेबर एड ऑन किया था। अब अगर मान लो चौथा टीचर एड ऑन करे तो यार चौथे टीचर को भी काम करने के लिए टाइम चाहिए, बट फैक्टर हमारे पास क्या है, फैक्टर एक है, तो फिक्सिटी ऑफ फैक्टर इज देयर। एक फैक्टर की वजह से एक किस्म से ना अपनी बारी लेने के लिए उत्सुकता सी रहेगी, क्या कहते हैं हिंदी में उसको, मतलब हाइप करेंगे कि मेरे को चाहिए बारी, मेरी टर्न आनी चाहिए। ओके, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। अब जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। मैं लैंड को नहीं यूज कर सकता मशीन की जगह पे, मैं किसी को कहता हूं तू जमीन पे बढ़ा दे, इसके बोर्ड पे रहने दे, पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। मैं लेबर को नहीं यूज कर सकता किसी और की जगह पे, मैं कैपिटल को नहीं यूज कर सकता। मतलब जो फैक्टर है उसका अपना यूज है, वो किसी और के यूज के काम नहीं आएगा। और जब ऐसे सिनेरियो होते हैं तो देन लीड टू डिमिनिशिंग रिटर्न एंड देन पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। जब ज्यादा लोग एड ऑन होते रहेंगे किसी काम में, ज्यादा लोग एड ऑन होते रहेंगे और फिक्स फैक्टर हमारे पास कांस्टेंट है, तो कोऑर्डिनेशन होना जो है वो खत्म हो जाएगा। जब रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोग किसी जगह पे काम करने शुरू कर देंगे, अगर मान लो जमीन है, जमीन पे भी रिक्वायरमेंट से ज्यादा लेबर लग जाए, तो वन फाइन डे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैंने उनको पूछा कि यार अगर मान लो सपोज तुमने पैडी कल्टीवेट करना है, तो पैडी कल्टीवेट करने के लिए तुम्हें कितने बंदे चाहिए, तो वो कहता है सर अराउंड 20-30 बंदे चाहिए, जब पीक होता है 20-30 बंदे से हमारा काम जो है वो सर चल जाता है। ओके, अब मैंने उसको कहा अगर 50 बंदे लगा दे तो फिर कहता सर क्योस हो जाएगा, काम नहीं होगा ढंग से, हर बंदा कहेगा मेरा काम जरूरी है, तो सबका काम जरूरी है तो किसी का काम नहीं होता। तो वही चीज है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में भी चलती है। अब बात करें नेगेटिव रिटर्न्स की। अगर एक्सट्रीम ओवरक्राउडिंग हो जाए, 8 टीचर्स हैं काम करने वाले, बोर्ड एक है, मारो मारी हो जाएगी, सभी कहेंगे मेरे को काम करना है, सभी का काम सभी को इंपॉर्टेंट ही लगता है, तो वही चीज होगी। मिसमैनेजमेंट होगा बहुत बड़े लेवल का, तो उससे रिटर्न नहीं आएंगे, अच्छे पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिलने वाले। ओवर यूटिलाइजेशन होगा फिक्स फैक्टर का, बेचारा बंद कब करेंगे हम, इसको भी तो आराम चाहिए, मशीन को हीटअप होता है, ये कितना काम ले जाएंगे इससे। एंड फॉल इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर, वेटिंग पीरियड बढ़ेगा। वेटिंग पीरियड जब बढ़ता है ना, बंदा अपने आप ही क्या हो जाता है, एक दिमाग में साइकोलॉजिकली ये होता है यार अब क्या करें, क्या ही करें। जैसे अगर मान लो मैच खेलने जाओ, मैच का टाइम 1 बजे हो, बैठे 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 3 बज जाए, तो आधी एनर्जी वहीं पे लूज हो जाती है वेट करने में। और उसी तरह से इसमें है, अगर उनका वेटिंग बढ़ जाए, ओवरक्राउडिंग हो जाए, तो एट द एंड उनका जो एफिशिएंसी है क्या हो जाता है, डिक्लाइन कर जाता है, और उससे कोई फायदा जो है वो नहीं मिलता। इज दिस क्लियर? तो होपफुली आपको यहां तक तो क्लियर हो गया है। अब लॉ को पोस्टपोन भी किया जा सकता है। लॉ को पोस्टपोन कैसे कर सकते हैं? देखो, पोस्टपोन 2 तरीके से किया जा सकता है, अगर तो हम टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट कर दें, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में हम इंप्रूवमेंट करेंगे तो हम जितने इनपुट यूज कर रहे थे पहले, अभी भी उतने इनपुट यूज करेंगे, उससे हम आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। एंड यस, देयर कैन बी अ स्कोप की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो सकता है, ऑल्दो हम फिक्सिटी ऑफ फैक्टर जो है रखें। अब इस स्मार्ट बोर्ड से भी काफी अच्छे और हाईटेक स्मार्ट बोर्ड्स अवेलेबल होंगे मार्केट में। ओके, तो अब उससे और ज्यादा जो कैपेबिलिटीज है इंक्रीज हो सकती है, प्रोडक्शन लेवल और ज्यादा अच्छा हो सकता है। सेम एज इन केस ऑफ लैंड, एक लैंड से अच्छी और ज्यादा फर्टाइल जमीन भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। एंड व्हेन सब्स्टिट्यूट ऑफ फिक्स फैक्टर इज डिस्कवर्ड, दिस इज बिट डिफिकल्ट, कि अगर हम फिक्स फैक्टर का जो कंस्ट्रेंट है उसको रिमूव कर दे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा रेयर है, बट इम्पॉसिबल नहीं है कि अगर हमें किसी फिक्स फैक्टर का एक सब्स्टिट्यूट मिल जाए। और तो इन 2 तरीके से हम जो लॉ है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो गया हो। अब अगर हम मान लो सपोज कुछ रिलेशंस पढ़े,
वो रिलेशंस हैं टीपी एमपी के। तो टीपी एमपी का रिलेशन बहुत ही इजीली टेबल से हम बना सकते हैं। वो कैसे रिलेशन बना सकते हैं? एज लॉन्ग एज एमपी इज पॉजिटिव, टीपी विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। व्हेन एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, टीपी विल इंक्रीज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। व्हेन एमपी इज जीरो, टीपी बिकम्स मैक्सिमम। व्हेन एमपी इज नेगेटिव, टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। लो जी, बन गया आपका टेबल से। उसी तरह हम एपी और एमपी का रिलेशनशिप भी देख सकते हैं। तो अगर आपको टेबल याद है तो हो सकता है आपका। अब एमपी जो है वो नेगेटिव में हो सकता है, पर टीपी नेगेटिव में कभी नहीं होने वाला। एमपी नेगेटिव में हो सकता है बट एपी जो है वो नेगेटिव में कभी नहीं होने वाला। एमपी और एपी आपस में बराबर होंगे, बट उस बराबर होने से पहले एमपी का वैल्यू जो है वो हमेशा एपी से क्या होगा? बड़ा होगा। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 2, 3, 4, 2, 2.1 एंड 2.5 एंड 3, उससे बड़ा ही होगा। तो इस तरह आप छोटे छोटे पॉइंट जो है रिलेशनशिप वाले भी इन टेबल से, अगर आपको टेबल होगा तो इजीली आप अपने रिलेशनशिप जो है वो बना सकते हो। तो होपफुली आपको जो भी प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में कराया मैंने आपको समझ लग गया होगा। तो विद दिस हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगले चैप्टर में मिलेंगे जिसमें हम कॉस्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय फॉर नाउ एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।